स्टूडेंट कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSC 2 लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज इग्नू यूनिवर्सिटी। तो बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था की आर्थिक चक्रों की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था की आर्थिक चक्र क्या होते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था की आर्थिक चक्र। तो आर्थिक चक्र होता क्या है, इसे हम पहले समझेंगे। जैसा कि सामान्य शब्दों में अगर मैं बात करूं, आर्थिक चक्रों से हमारा अभिप्राय है कि विकास का एक निश्चित समय में एक मुख्य वस्तु के उत्पादन और निर्यात से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आर्थिक चक्र का यहाँ पर इसका मतलब ये बताया गया है, जैसे कि ब्राज़ील की जो अर्थव्यवस्था जो समय के साथ साथ जो विकसित रही है, हमने उसे कालों में बांट दिया है। जैसे कि आर्थिक चक्र का जो पहला चक्र बताया गया 1500 से 1550, यानी 1500 से 1530 तक, इसमें कास्ट चक्र था, इसमें काफ़ी उन्नति हुई। फिर इसका दौर ख़त्म हुआ तो फिर गिरना चक्र, जो कि 1550 से 1700 के बीच में जो ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था में जो उन्नति हुई थी वो हुई थी गन्ना चक्र की, यानी गन्ना का अधिक विकास हुआ। फिर इसके बाद स्वर्ण चक्र 1700 से 1775 के बीच में जो स्वर्ण का उत्पादन है उसमें काफ़ी ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था काफ़ी उन्नति प्राप्त की। और इसके बाद 1850 से 1930 के बीच में कॉफ़ी जो थी, वो कॉफ़ी का जो उत्पादन था वो काफ़ी उन्नत हुआ। तो यहाँ पर ब्राज़ील की जो अर्थव्यवस्था थी 1500 से लेकर 1930 के बीच में विभिन्न कालों में विभिन्न उत्पादनों के आधार पर विकसित हुई। तो इसी को हमने आर्थिक चक्र कहा। तो इस आर्थिक चक्र का जो अभिप्राय बोला गया वो एक निश्चित समय में जब वस्तु के उत्पादन का निर्यात और आयात होता है। जैसे कि 1822 में ब्राज़ील के स्वतंत्र होने के बाद उसका आर्थिक विकास कुछ चक्रों के समय, जिसमें विकास एक ही वस्तु के उत्पादन और निर्यात पर निर्भर करता है, पर आधारित था। ब्राज़ील का जो अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक चक्र था वो समय और कालों के साथ साथ परिवर्तित होता रहा, और इसके विभिन्न जो काल थे वो अपने अपने वस्तु के उत्पादनों से संबंधित थे। किसी काल में उत्पादन तीव्र हुआ और किसी काल में उत्पादन कम हुआ, फिर किसी काल में उत्पादन तीव्र हुआ। और ये जो उत्पादन का जो चढ़ाव था कि विकसित, उन्नत होना, कम होना, ज़्यादा होना, ये सभी काल अलग अलग वस्तुओं से संबंधित माना गया। 20वीं शताब्दी तक ये चक्र ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था की एक विशेषता रही है। इसमें ब्राज़ील ने चीनी, स्वर्ण, हीरे, रबड़, कोक और कॉफ़ी आदि उत्पादन में विश्व में एक उचित स्थान प्राप्त किया। मैं आपको एक बात बता दूं, ब्राज़ील ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में उन्नति तो प्राप्त करी, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आगे चलकर केवल कॉफ़ी में ही इन्होंने विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसलिए ब्राज़ील आज वर्तमान में भी कॉफ़ी उत्पादन में एक स्थान पर मौजूद है। फिर भी प्रत्येक वस्तु का उत्पर काल परिवर्तित होता रहा। कॉफ़ी को छोड़कर सबकी सर्वोच्चता समाप्त हो गई, यानी जो कि ब्राज़ील के अंदर जो उत्पादन होता था, जैसे कि रबड़ का उत्पादन हो गया, गन्ना हो गया, काष्ठ हो गया, स्वर्ण हो गया, रबड़ हो गया, सभी का उत्पादन जो तीव्र गति से चल रहा था, वो आते आते 1930 तक वो उसकी उत्पादन की जो सर्वोच्चता थी, यानी जो उत्पादन तीव्र गति से ऊंचाई तक चल रहा था, उसके बाद वो उत्पादन गिरने लगा। लेकिन कॉफ़ी का जो उत्पादन था उसने तीव्रता ही ले रखी थी, जिससे आज कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। अतः ब्राज़ील में प्रत्येक आर्थिक चक्र की उत्पत्ति वृद्धि के अपने क्षेत्र थे, यानी जो ब्राज़ील के अंदर अलग अलग वस्तु थे उनकी जो वृद्धि थी वो अनेक अलग अलग कालों में थी, और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के संबंध में इसके अलग अलग प्रभाव थे। और इन सभी अलग अलग कालों में जो वस्तुओं का उत्पादन था उसने ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था को एक गति प्रदान करी। उदाहरण के लिए ब्राज़ील की
लकड़ी समुद्र तट के साथ भूमि की अपेक्षा संकरी पट्टी से आई। सुलभ क्षेत्रों में उत्पादन की कमी के साथ ब्राज़ील की लकड़ी के व्यापार में रुचि कम हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे, ये जो था हमने बात करी ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था के आर्थिक चक्र के अर्थ के बारे में। अब बात करेंगे ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था की आर्थिक चक्रों की विशेषता। पहली बात कि ब्राज़ील की जो अर्थव्यवस्था की वो एक लंबे समय से चली, जो कि 1500 से 1930 तक ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था अलग अलग कालों में अलग अलग वस्तु से स्थिर रही और ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था में काफ़ी उन्नति प्राप्त हुई। तो इसकी पहली विशेषता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्राज़ील में आर्थिक चक्रों यानी काल इस तरह हैं, जैसे कि कास्ट चक्र 1500 से 1530, जबकि दूसरा काल गन्ना चक्र जो कि 1550 से 1700 के बीच था। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो काल था 1700 से 1775 में, जो कि स्वर्ण उत्पादन की उन्नति थी, जबकि रबड़ और कॉफ़ी चक्र जो था 1850 से 1930 था। और ये कॉफ़ी चक्र जब से अब तक जो ब्राज़ील की जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करा हुआ है। कॉफ़ी से पहले जितना भी कालों में कोई सा भी उत्पादन हुआ, उन्होंने सर्वोच्चता तो बढ़ती गई, लेकिन आते आते लास्ट तक इनकी सर्वोच्चता हीन पड़ती चली गई। दूसरी विशेषता है, प्रत्येक आर्थिक चक्र का अलग अलग प्रभाव पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर काल में अलग अलग चक्र में अलग अलग उत्पादन हुए, उनका अलग अलग प्रभाव अपने काल में पड़ा। जैसे कास्ट ब्राज़ील के तटीय क्षेत्र से आता था, सामान्य क्षेत्रों में कम उत्पादन से ये चक्र नष्ट हो गया, यानी जो आर्थिक चक्र में जो कास्ट था पहला उत्पादन तेज़ी से बढ़ता चला गया, लेकिन आते आते उसका उत्पादन भी कम हो गया। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गन्ने की फसल बोई गई, जिसमें पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जिससे गन्ना उत्पादन में तेजी आई। फिर इसके बाद स्वर्ण चक्र जो कि 1775 में मिनास गेरिस का सेरा डू स्प्रिहाको मुख्य केंद्र था, यानी यहाँ से स्वर्ण जो था उसका जो स्वर्ण उत्पादन था उसका केंद्र बिंदु था ये। जबकि साओ पोलो के दक्षिण में चारागाई का विकास हुआ। नेक्स्ट विशेषता है, रियो डी जेनेरो और साओ पोलो कॉफ़ी के मुख्य उत्पादक क्षेत्र बने। यहाँ पर जो कॉफ़ी का उत्पादन था वो बहुत ही तीव्र था। साओ पोलो नामी ग्रामीण क्षेत्र था जहाँ पर कॉफ़ी ज़्यादा होती थी, और कॉफ़ी उत्पादन में वृद्धि के कारण यहाँ आप्रवास को बढ़ावा मिला। जब यहाँ पर कॉफ़ी उत्पादन तेज़ी से हुआ, यहाँ रोजगार का उत्सर्जन हुआ, तो यहाँ पर लोगों का प्रवास होने लगा, जिससे रेलवे यातायात का विकास भी हुआ। इसके अतिरिक्त शहरीकरण तथा स्वदेशी बाजारों का भी विकास साओ पोलो में हुआ, और ये संभव हुआ कॉफ़ी उत्पादन के कारण। नेक्स्ट विशेषता है, प्रत्येक चक्र यानी आर्थिक जो चक्र था अकेला ही विकसित हुआ तथा दूसरे चक्र से न केवल अलग रहा बल्कि अलग अलग कालों में विकसित हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, अलग अलग उत्पादन अलग अलग कालों में हुआ था, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, स्वर्ण और रबड़ चक्र सीमित अवधि तक रहे, यानी स्वर्ण और जो चक्र रबड़ चक्र जो व्यापार था ये लंबे समय तक नहीं चला, इसकी जो अवधि बहुत ही कम थी। जैसा कि अगर मैं बात करूं, इसकी अवधि अन्य कालों से कम मानी गई। प्रत्येक चक्र काल मुख्य रूप से उस काल के उत्पादन के निर्यात पर निर्भर करता है। प्रत्येक काल के उत्पादन निर्यात में कमी आने से उस काल की समाप्ति हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट काल चला। 17वीं 18वीं शताब्दी में क्रम से चीनी और स्वर्ण के उत्पादन में कमी आने लगी। कपास में अमेरिका से और गन्ने में क्यूबा से ब्राज़ील को प्रतियोगिता करनी पड़ी। जब इनकी प्रतियोगिता अमेरिका और क्यूबा से जो प्रतियोगिता, उसमें इसका उत्पादन भी हीन होने लगा, यानी कम पड़ने लगा। लेकिन ब्राज़ील के इतिहास में कॉफ़ी ने प्रथम स्थान बना लिया था। क्यों? अमेरिका से जो कपास था, क्योंकि अमेरिका का जो कपास है काफ़ी उच्च कोटि का होता था, इसलिए अमेरिका से जो कपास उत्पादन में जो प्रतियोगिता हुई उससे वो पिछड़ गया, और क्यूबा से जो गन्ने में प्रतियोगिता हुई उसमें गन्ने से पिछड़ गया, लेकिन ब्राज़ील कॉफ़ी में ना पिछड़ सका। इस आधार पर ये सारी हमने जो बात करी वो ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था की आर्थिक चक्रों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। उपरोक्त कालों व उत्पादन के चक्रों में विभिन्न परिवर्तन देखने को मिले, और विभिन्न कालों में उत्पादन में किसी काल में वृद्धि देखी गई और किसी काल में कमी देखी गई। इसलिए विकास का कोई एक आधार नहीं बताया जा सकता, बल्कि विभिन्न उत्पादन और वस्तु के उत्पादन को आधार माना जा सकता है। तो ये हमने बात करी ब्राज़ील के आर्थिक चक्रों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा।
चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।